प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, आभार। मेरे साथ है हिमाचल राज्य के अध्यक्ष संघ के प्रदेश महासचिव तिलक नायक जी, मीडिया प्रभारी सूरज जी। पिछले कल कुछ मांगों को लेकर हिमाचल राज्य के अध्यक्ष संघ का शिष्टमंडल शिक्षा सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राकेश कंवर जी से और उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मिला और तत्पश्चात हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। शिष्टमंडल में बहुत से हमारे साथी थे, 20 से 25 लोगों का एक डेलीगेशन था। हमने अलग अलग स्तर पर जो ज्वलंत मुद्दे थे हमारे, जो बड़े लंबे समय से चल रहे थे, उसको लेकर हमने अपनी बात कही। सबसे पहले परसों जो एक हमारी 642 प्रवक्ताओं की सूची पदोन्नति की निकली है, उसको लेके हमने सरकार का, शिक्षा सचिव का धन्यवाद किया, शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया, क्योंकि 2 साल के अंतराल में पदोन्नति नहीं हमारी हो पाई है। लंबा इंतजार हर वर्ग के शिक्षक पदोन्नति के लिए कर रहे हैं और जिससे एक तरफ तो हमारी जो शिक्षा का ढांचा है, स्कूलों में जो हमारे पोस्ट है वो वैकेंट चल रही है। आज भी बहुत सी पोस्टें वैकेंट चल रही है और जिस कारण आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत से स्कूल बंद हो रहे हैं। जो एक बंद होने की प्रक्रिया है, बंद इसलिए हो रहा है कि बच्चे स्कूलों में नहीं है। कहने का तात्पर्य था कि बच्चे नहीं है तो इसलिए हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, उसको रीनोटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर लेकिन उसका जो वास्तविक जो उसका कारण है वो कुछ और है। वास्तविक कारण ये है, जिस स्कूल के अंदर फिजिक्स का लेक्चर 2 साल से नहीं है या बायो का लेक्चर 2 साल से नहीं है, उस स्कूल से सारे बच्चे पलायन कर जाते हैं। मजबूरी है उन बच्चों की, क्योंकि वो एक साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम होती है कि वहां बच्चा बिना किसी सब्जेक्ट का, अगर एक भी टीचर नहीं है किसी सब्जेक्ट का, तो बच्चा वहां पे नहीं कंटिन्यू कर पाता। कोई पेरेंट्स उस स्कूल में बच्चे को नहीं रखता, तो वो सारे बच्चे वहां से प्लान कर जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि स्कूल जो है 0 एनरोलमेंट हो जाती है और सरकार को बोलने के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वहां पे साइंस के बच्चे नहीं है, इसलिए साइंस स्ट्रीम बंद कर दो, या और सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उसको स्कूल को डीनोटिफाई कर दो। ये जो एक सिलसिला चला, इसका एक कारण ये भी हमने सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को हमने इससे अवगत कराया कि ये भी एक कारण है जो हमारे सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट घटी है। तो एनी हो, अच्छा प्रयास सरकार का था कि हमारी एक बड़ा अच्छा लॉट निकला, उसके लिए सरकार को बधाई दी। लेकिन उसके अंदर साइंस स्ट्रीम का कोई भी पदोन्नति नहीं हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर हम साइंस पढ़ाना ही नहीं चाहते? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी जितने भी पद है, क्या वो साइंस के सारे स्कूलों में भरे जा चुके हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको लेकर भी हमने चिंता जाहिर की कल कि साइंस स्ट्रीम की पदोन्नतियां क्यों नहीं हुई है, वो होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर मैं बहुत पहले अपने लोगों को ये अपने पोस्ट के ब्लॉग के माध्यम से मैं अवगत करा चुका था कि लगभग 650 के आसपास पदोन्नतियां होनी है, जिसमें साइंस की कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। तब तो हमारे शिक्षक साथी सब सोए थे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब जैसे लिस्ट बाहर निकली तो उसके बाद फोन पे फोन आने लगे, जी हमारी नहीं हो रही, जी हमारे को क्यों छोड़ दिया। तो मैंने कहा था हमें जागरूक होना चाहिए, हमें समय से अगर हम आवाज उठाते तो शायद प्रेशर बिल्ट होता। लेकिन एनी हो, हम आज भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लिखित रूप में भी कल हमने बात दी है, हर लेवल पे दी है कि इसमें मांग की है कि साइंस टीम की पदोन्नतियां की जाए। इसके साथ साथ हमने एक और मांग की है कि बाकी पदोन्नतियां जो बहुत साइंस टाइम से लटकी है, जेवीटी से टीजीटी की है, सीएनबी से टीजीटी की पदोन्नति होती है, हमारी पीटी से हमारी जो है वो डीपी की पदोन्नति होती है। फिर हमारी एक जो फाइल गई है अभी लेक्चरर और टीजीटी की जो हेडमास्टर बनने हैं, जिसमें 250 से ऊपर के लोग हैं, 300 के आसपास, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि कल हमने बोला कि उसको भी सूची को, उसमें डीपीसी हो गई है, पिछले महीने हो गई है, जुलाई 28 को डीपीसी हो चुकी है उसमें, तो वो लिस्ट भी जारी की जाए। वो सरकार के पास स्टेशन लगाने के लिए विचाराधीन है, तो वो भी 1-2 दिन में निकल जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। तो उसके साथ एक प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नति होनी है वो भी नहीं हो पा रही है। वो अभी कमीशन को गई थी, कमीशन ने उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए, क्योंकि लंबे समय से पहले से जो है कमीशन से पदोन्नतियां नहीं हो पाई, कमीशन से नहीं हुई प्रिंसिपल्स की। अब उसमें एक और बड़ी भारी दिक्कत क्या है कि लगभग 900 से ज्यादा पदोन्नतियां होनी है, खाली रिक्त पद है प्रिंसिपल्स के हमारे स्कूलों में। बहुत बड़ी बात है, 1800 में 900 पद खाली है, ज्यादा 1000 के आसपास हो गए, जिसमें 600 जो पद है वो हेडमास्टर कोटे के बनते हैं पदोन्नति के लिए। जो हेडमास्टर का पैनल गया वो 450 का गया हुआ है, और मजे की बात है उसमें 450 में भी 150 लोग रिटायर हो चुके हैं उस पैनल के अंदर, वही कमीशन ने पूछा। तो इस बात को लेकर भी हमने कल माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जो पैनल हमने भेजा है वही फॉल्टी है। उसके बाद 2023 के जो मुख्याध्यापक है वो एलिजिबल हो चुके हैं, लगभग 250 के आसपास लोग हैं, उसमें भी 250 में से बहुत से हेडमास्टर रिटायर हो चुके हैं।
तो उसको जो लोग डिलीट किए जाए, जो रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी सर्विस में है, इन सर्विस है, उनका फ्रेश पैनल जो है बनाया जाए। तो मैंने कल भी डायरेक्टर साहब से वो जो सेक्रेटरी साहब ने रिप्रेजेंटेशन में बाई हैंड दिया था उसमें लिख के, और वो मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया, कल भी किया कि एक फ्रेश पैनल तुरंत जाए, ताकि जो है हमारी जो है प्रधानाचार्य पद की जो पदोन्नतियां होनी है, 900 से ऊपर जो हमारे प्रिंसिपल बनने हैं, वो अविलंब जो है उसको भरा जाए, उसको बनाया जाए, कमीशन को उसकी जो आपत्तियां कमीशन ने लगाई उसको दूर किया जाए। ये बात कल हुई है। उसके साथ साथ हमने और कुछ जो चिंताएं थी वो भी हमने कल कही है। माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि क्योंकि वैकेंसी है बहुत सारी पड़ी, हम सब जानते हैं कि स्कूलों में पद खाली चल रहे हैं, और हर महीने जो है कम से कम 500 जो पद 500 से 1000 के बीच जो है शिक्षक हमारे रिटायर हो रहे हैं हर महीने, इससे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको लेके सरकार भी चिंतित है। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम सारे टीचर्स को 31 मार्च को रिटायर करेंगे। इसलिए करेंगे कि नए पद भरे नहीं जा रहे, तो बच्चों को लॉस ना हो, उसको कंपनसेट करने के लिए 31 मार्च की एक डेडलाइन मुख्यमंत्री ने दी, वो स्वागत हो गया। हम तो बात कर रहे थे कि टीचरों की जो रिटायरमेंट है वो प्रोफेशनल है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर है या डॉक्टर्स की है, वो 62 साल और 60 साल है, तो टीचर की भी 60 साल की जाए। एनी हो, 31 मार्च की जो बात कही थी, तो क्या वो हम मांग कर रहे थे, कल जानना चाह रहे थे, क्या जो भी अगस्त में रिटायर होने हैं टीचर्स, क्या उनको भी जो है अगस्त के बजाय मार्च में रिटायर किया जाएगा, या इनको अगस्त में रिटायर होना है क्योंकि समय कम रह गया है। तो इसको लेके शिक्षा सचिव ने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा कि हम जल्दी इस सिलसिले में 1-2 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी स्थिति। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये 31 मार्च की जो बात हुई है, तो इसके ऊपर स्थिति सरकार क्लियर करेगी और अधिसूचना जारी हो जाएगी 1-2 दिन में। ये मैं कहना चाहता हूँ अपने शिक्षक साथियों को। और उसके साथ साथ हमने एक बात और कही कि जो ट्रांसफर की बात चल रही है, ट्रांसफर बंद हो गई है पूरी तरह से, ऐसा हुआ नहीं, पर अच्छी बात भी है। पर लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा मानवीय पहलू भी आ जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट जो है उस स्थिति में है कि उसको नहीं छोड़ सकते आप, तो कुछ मानवीय पहलू को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी बीच में नोट दे रहे हैं कुछ विशेष परिस्थितियों पर, वो इम्प्लीमेंट 0% हो रहा है, तो उस नोट देने और ना देने का कोई औचित्य नहीं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में जो तबादले, हर आदमी को कोर्ट क्यों जाना पड़े, कोर्ट से तो अभी भी हो रहा है, कोर्ट से रिप्रेजेंटेशन आता तो हो रहा है, सरकार से आ रहा है तो नहीं हो रहा है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों में सरकार के जो रिप्रेजेंटेशन है, अप्रूव ड्यू है, उसको लागू किया जाए, उसमें भी स्थानांतरण होना चाहिए। और उस स्थानांतरण की जो सीमा है 30 किलोमीटर की, उसको हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, उसको या तो पहले वाली 15-25 रखा जाए या 20 किलोमीटर फ्लैट कर दिया जाए। दोनों ऑप्शन उसमें सरकार को हमने बहुत बार लिखित में भी दिए, ये बात हमने कल भी कही है। मेरी जनरल सेक्रेटरी ने बड़ा स्ट्रेस करके मंत्री जी को कहा कि सर इसको कम करने की आवश्यकता है, हम बहुत बार इस बात को कह चुके हैं, तो इस पे भी उन्होंने कहा सरकार विचार कर रही है। ये बात कल हुई है। और सबसे ही बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो है कर्मचारियों के से जुड़ा, नॉट ओनली टीचर्स, वो सभी हमारे जो समस्त कर्मचारी है, वो डीए का मुद्दा है। उस बात को लेके भी हमने लिखित में भी दिया है, सब स्तर पे हमने कल बात भी की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है। तो उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कल मैंने इस बात को कहने का प्रयास किया कि आपने कोई कमिटमेंट अपने बजट भाषण में विधानसभा के अंदर कही है, जो विपक्ष भी कह रहा है। उसमें यह कहा गया है कि आप जो है 15 मई को जो है पहली जो हमारी जुलाई 2023 की, देखिए एक तो पहली बात मैं करेक्ट कर दूं कि बार बार मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में, विधानसभा में भी बात आई कि 11% डीए कर्मचारियों का ड्यू है। 11 नहीं है, कर्मचारियों का 13% डीए ड्यू है। जनवरी 2025 का भी भारत सरकार ने 2% डीए जारी कर दिया है, और भारत सरकार जो है जुलाई 25 का भी जारी करने वाली है। तो वो डीए की जो हमारी बकाया राशि है वो 13% से बढ़ के भी 17% पे जाने वाली है कुछ दिनों के अंदर। तो हम ये मांग कर रहे हैं, हम समझते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार बार कह रहे हैं, स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कर्मचारियों को डीए दे देंगे। निश्चित स्थिति नहीं है, निश्चित समय उन्होंने एक दिया था विधानसभा के अंदर, और मैंने जुलाई माह में माननीय मुख्यमंत्री को एक शिष्टमंडल के साथ सचिवालय के अंदर हमने इस बात को कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कर्मचारियों में बहुत रोष है, क्योंकि आपकी जो एक कमिटमेंट होती है मुख्यमंत्री की, वो भी विधानसभा के अंदर बजट भाषण के अंदर आपकी कमिटमेंट थी। आपने कहा था कि मैं 3% जो डीए जो है वो मई में दूंगा, और उसी वक्त हमने आपको करेक्ट कराया था कि जो 2023 जुलाई का डीए है वो 3 नहीं 4% बनता है, तो आप 3 की जगह उसको 4% करें। वो करेक्शन तो हुई नहीं, पर लेकिन आपने उसको 3% भी नहीं दिया। तो ये बड़ा ही मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक ऐसी स्थिति कर्मचारियों के अंदर है, कर्मचारी बड़ा निराश है आज की डेट में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्थितियां तो हिमाचल प्रदेश की कभी ठीक होने वाली नहीं है।
अगर हम स्थितियों की बात करेंगे, वो मुझे नहीं लगेगा कि सुधरेगी। स्थितियां ऐसी आज थी, पर लेकिन हम इतना मान रहे हैं कि हम डीए के जो हमारा पे कमीशन का एरियर है, डीए के 2 एरियर है, वो भी हम उसके लिए भी हम आपको बाध्य नहीं कर रहे, उसके लिए भी हम आपको स्ट्रेस नहीं कर रहे। पर जो रूटीन मैटर डीए है कर्मचारियों का, उसको अगर आप पेंशन से जोड़ रहे हैं कि हमने कर्मचारियों को पेंशन दे दी और उसके बाद कुछ नहीं देंगे, तो उस पेंशन का भी मुझे नहीं लगता कि वो पेंशन कब तक चलने वाली है। जब कोई सरकार डीए कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है, एक रूटीन मैटर जो है, महंगाई नहीं दे पा रही, महंगाई भत्ता, जो उससे क्या उम्मीद हो आगे जाके हम लेके चले कि कर्मचारियों को जो है पेंशन मिलेगी, वो जो नए एक्ट के हिसाब से लाई गई है। पर आपने अगर पेंशन दी भी है तो 40% 50% कर्मचारी को पेंशन मिली है। जो 50% ऑलरेडी पेंशन के दायरे में थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं है। वो भी तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी है, वो वरिष्ठ कर्मचारी है, सीनियर एम्प्लॉइज है, तो उनको भी सरकार से बड़ी आस है। तो मुझे लगता है कि ये वर्ग सरकार से बहुत निराशा है। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझते हैं, पूरी सरकार के ध्यान में बात है, पर मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इस पे डिले हो रहा है। जब हम जुलाई में मिले थे तो मुख्यमंत्री ने मुझसे खुद कहा था कि वीरेंद्र जी आप 1 महीने रुक जाओ, मैं अगस्त में खुद इसकी घोषणा करूंगा, 1 महीने का टाइम मुझे दे दो। तो हमने बड़ा आपके माध्यम से इसी जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने कर्मचारी को ये भी कहा था कि 1 महीने की बात है, कोई बात नहीं, हम सरकार की बात को भी मानना पड़ता है, सरकार की अपनी व्यवस्था होती है कि अप्रैल में नहीं मिला, जहां मई में नहीं मिला वहां जून में भी नहीं मिला, फिर जून की जगह जुलाई में भी नहीं मिलेगा तो अगस्त में मिल जाएगा। अगर अगस्त में भी ये घोषणा 15 अगस्त के दिन भी मुख्यमंत्री ने नहीं की तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। इसमें मुझे लगता है कि कर्मचारी आने वाले समय में सरकार के खिलाफ लामबंद होने वाले, मैं ये बात सरकार के ध्यान लाना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्मचारियों का गुस्सा जिस दिन सड़कों पर उतरेगा उस दिन बात और तरह से बढ़ जाएगी। अब जब गुस्सा होगा तो उसमें एक विभाग नहीं होगा, उसमें सारे विभाग, कर्मचारी, पेंशनर सब मिलके जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, आपको पता है। जब डीए मिला था, डीए की लड़ाई हिमाचल में लड़ी गई, एचआरए की लड़ाई हिमाचल प्रदेश के अंदर 105 दिन का हंगर स्ट्राइक हुआ, उसमें सारे कर्मचारी, पेंशनर, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग थे, सारे उसके क्या कहते हैं बोर्ड निगम के एम्प्लॉयज थे, सब इकट्ठे होकर लड़ाइयां पहले भी लड़ी गई है, वीरभद्र के टाइम में, उनको पता है। तो कर्मचारियों का मुझे तो लगता है कि हिमाचल की राजनीति के अंदर, हिमाचल के परिवेश में बहुत बड़ा एक रोल है, सब इसको जानते हैं। जिस तरह से कल जयराम जी ने भी बोला कि भी सरकार ही जो है कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से आई थी, पर लेकिन आज कर्मचारियों को नहीं सुना जा रहा है। पर लेकिन मैं तो विपक्ष से भी यही मांग करता हूं कि आप सीरियसली अगर कर्मचारियों के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाएंगे तो कर्मचारी इस बात को समझता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अगर राजनीतिक लाभ लेने की बात हो तो हाँ, तो मैं एक और मुद्दा भी हमने डाला है ध्यान में कि बीआरसी, एक क्वालिटी एजुकेशन की बात हमारे एजुकेशन में बहुत ज्यादा होती है। बीआरसी की अपॉइंटमेंट की बात की चली है, इंटरव्यू हुए, सारा प्रोसेस हो गया, उसका रिजल्ट भी तैयार कर दिया गया, पर ना तो रिजल्ट आउट हुआ ना अपॉइंटमेंट की गई। तो बीआरसी की अपॉइंटमेंट करने में मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है, वो कर लेनी चाहिए, उससे गुणवत्ता आएगी। कहीं ना कहीं अगर गुणवत्ता की तरफ हमें आगे बढ़ना है तो जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन अभी बना है, आपके अप्रैल मंथ में इसकी जो नोटिफाई किया गया है, पर उसके अंदर भी अभी तक जो है उसको ग्रास रूट पे नहीं उतारा गया है। मुझे नहीं समझ आता कि विभाग और सरकार को इसमें आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है। अगर आपने एक बार डायरेक्टरेट को अलग कर दिया है, उसको स्ट्रक्चराइज कर दिया है, तो उसको ग्रास रूट तक, स्कूल तक ले जाने में क्या आपत्ति है। अगर आप नहीं उतार पाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर इसमें होगा, उससे ना तो गुणवत्ता आएगी। और जो एक्सरसाइज हम अभी कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के, सारा ततर इधर से उधर कर दिया, सारा उसमें बहुत आनंद शफलिंग कर दिए। वो शफलिंग बच्चों के लिए तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। उस शफलिंग का वो तब होगा जब स्कूल जो है सिंगल यूनिट बनेगा, एक प्रिंसिपल या कोई भी हेड वहां पे होगा, जो मर्जी हेड हो, उसका पूरी कंट्रोलिंग उसके वो पास होगी और वो पूरा उस स्कूल का संचालन करेगा। तो ऐसा जब तक नहीं होगा, बार बार इस मांग को भी उठा चुका हूं, मेरा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, पर हम सिस्टम को बचाने के, सिस्टम की बेहतरी की बात करते हैं। मैं शुरू से इस बात को लेके चिंतित रहता हूं। तो ये कुछ मुद्दे थे जो मैंने नई भर्तियों को लेके हम फिर एक बात कहना चाह रहे हैं सरकार से। सरकार ये चाह रही है कि हमने जहां इनरोलमेंट ज्यादा है हमने वहां पे टीचर हमने दे देने हैं, ये इस प्रयास में है। तो जाओ शिमले के टीचर को आप चंबा क्यों ना भेज रहे हो। पर लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि एक रूटीन प्रोसेस होता है, जब तक आप नई भर्तियां नहीं करेंगे, क्योंकि आरएनपी रूल में 50% कोटा जो होता है वो फ्रेश अपॉइंटमेंट का होता है। आप प्रमोशन से भी सारा काम नहीं चला पाएंगे।
क्योंकि प्रमोशन करेंगे तो निचले वाले पद खाली हो जाएंगे। उन निचले वाले पदों को भरने के लिए भी आपको नई वैकेंसीज क्रिएट करके नई अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। बहुत टाइम से कमीशन सरकार के अंदर नहीं हो रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इनरोलमेंट कब बढ़ेगी हमारी? जब हमारे पास टीचर होगा। टीचर कब होगा? जब आप अपॉइंटमेंटें करेंगे। तो ये इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा और हेल्थ के ऊपर आप किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर सरकार की जवाबदेही भी है और सरकार को इसमें आगे आके जो है काम भी करने की आवश्यकता है। तो आपने डीए का मुद्दा बड़ा मुद्दा उठाया है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति जब बेहतर होगी तब दे देंगे, तो कोई आशा नहीं है निकट भविष्य में मिलने के? आपने कहा कि आंदोलन लामबंद होंगे, कैसे लामबंद होंगे? आपको क्या लगता है कि जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं अभी तक, वो सब चुपचाप बैठे हैं? ये तो मुद्दा देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े सारे हमारे कर्मचारी नेता है, बड़े सारे संगठन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पेंशनर्स है, चाहे कोई और डिपार्टमेंट से, कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति 2021-22 में भी हुई थी, 20 में भी हुई थी, जब बीजेपी सरकार में 2-4 लोग जो है सरकार ने अधिकृत वक्ता तैयार किए थे, वो सरकार की भाषा बोलते थे और कर्मचारियों की आवाज को दबाया जाता था। उस स्थिति में हिमाचल प्रदेश के अंदर संयुक्त कर्मचारी महासंघ, जिसकी नींव हमने रखी थी 2022 में, उस संगठन ने सभी कर्मचारियों को, बोर्ड, निगम, डॉक्टर्स, आपके प्रोफेसर, सबको हमने, वो चाहे हमारा सफाई कर्मचारी है, क्लास 4 कर्मचारी, हम सबको हमने एक मंच पे लाया। आंदोलन करें, आंदोलन तो हो नहीं रहा। देखिए इस स्थिति के लिए खराब है। देखिए, हम समय पे अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटे हैं। ये इतिहास है हमारा, और हम समय पे मुद्दों को पटल पे रखते हैं, और हम सरकार, हम मीडिया के माध्यम से नहीं जाते, हम सरकार तक अपनी बात को रखते हैं। हम नाराजगी अगर है तो उसको भी हम जग जाहिर करते हैं, लेकिन जब सरकार नहीं सुनेगी तो मैं आपको निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, संयुक्त कर्मचारी महासंघ एक सशक्त संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये बात सही है कि आज एनजीओ का आधार खत्म हो चुका है। एनजीओ आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, एनजीओ धड़ों में बंटा हुआ है, पर लेकिन संयुक्त कर्मचारी महासंघ में हमारे साथ डॉक्टर्स भी है, हमारे पास प्रोफेसर भी है, हमारे पास क्लास 4 कर्मचारी भी है, हमारे पास जो है हर तरह का वर्ग इसके अंदर है। हमारे पास जो है वो स्टाफ नर्स भी है, हमारे पास बोर्ड निगम भी उसमें सारे आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी है, हमारे पास HRTC भी है, टीचर्स भी है, जुडिशरी भी है। तो जिस दिन ये संगठन जो है सड़कों पे लामबंद होगा, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा उस दिन कर्मचारियों की मांगों को सुना भी जाएगा, वो हल भी किया जाएगा। हम सरकार को बहुत निश्चित समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। और जैसे ही इसके बाद अभी मेरी सुबह भी बरमई से बात हो रही थी, हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ की एक बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, एक हम सरकार से भी डायलॉग करेंगे, उनको भी हम एक ज्ञापन देंगे, उसमें हम सरकार को डेडलाइन भी देने वाले। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एनजीओ फेडरेशन तो आपको कहती है कि केवल बयानबाज है, करते कुछ नहीं है, असली संगठन तो उनका है, आप केवल बयान तक सीमित रहते हैं। तो सिंटा जी, हमारा एक्शन सड़कों पे दिखता है, उनका एक्शन आज तक एनजीओ ने कभी आज तक स्ट्राइक नहीं की इतिहास में। मेरी 26 साल की नौकरी हो गई है, मैंने एनजीओ को कभी सड़कों पे उतरते नहीं देखा हुआ, आपने भी शायद नहीं देखा होगा। हम तथ्य से बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के संघर्ष को सबने देखा है, बीजेपी सरकार ने भी देखा है, और बाद में उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमने स्मृत कर्मचारियों की इस बात को समझा होता, उनसे बात की होती, तो शायद बीजेपी सरकार सत्ता में दोबारा वापस हुई होती। तो मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि कौन सशक्त है, कौन मीडिया में जाता है। हमारा एक्शन दिखता है और बहुत जल्दी आपको हमारा एक्शन दोबारा से। चौहान साहब, जिस तरह से कर्मचारियों के मुद्दे यहाँ पर लटके हुए हैं, तो जेसीसी को लेकर 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं, जेसीसी यहाँ पर नहीं हुई है, ना गठन हुआ है, 5 साल भी ऐसे बीत जाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम मुद्दे थे वो जेसीसी में हल होते थे। क्या इसको लेकर आपने कभी मुख्यमंत्री से बात की है कि जेसीसी होने चाहिए, जिससे कर्मचारियों के मुद्दे हल हो चुके? क्योंकि 3 वर्ष हो चुके, 2 वर्ष बचे हैं, अब शायद लग नहीं रहा है कि जेसीसी का यहाँ। देखिए विक्रांत जी, ये जो जेसीसी का पैटर्न था, वो एक पैटर्न मुझे लगता है कि धूमिल हो चुका है आज की डेट में। जेसीसी पिछली सरकार को देखे, वीरभद्र सरकार को देखे, या फिर आप जयराम ठाकुर की सरकार को देखे, या इस सरकार को देखे, तो जेसीसी किसी को वो अधिकृत नहीं करते हैं। और मैंने आपको कहा कि जेसीसी के अंदर जो लोग जा बैठते हैं, एनजीओ बैठती है, वो पूरे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती, 30% का भी नहीं करती। पहली बात तो ये, वो भी धड़ों में बटा होता है, सरकारों को पहले से पता है इस चीज का, इसलिए उस बात को अहमियत नहीं दी गई पिछले 15 सालों से विशेषकर। तो मैं आज ये बात कहना चाह रहा हूं कि जेसीसी होने से भी कर्मचारियों के मुद्दे हल नहीं हो गए, उसमें एक लॉलीपॉप दिया जाएगा। मुद्दे कब हल होते हैं? जब आप अपनी बात को प्रमुखता से मनाते हैं, या सड़कों पे उतर के बात करते हैं, या आप अपना अस्तित्व आप खुद दिखाते हैं। कर्मचारियों को अपना अस्तित्व, अपनी ताकत सड़कों पे आके या
अपने आपका प्रदर्शन करके बतानी पड़ेगी, इकट्ठा होकर बतानी पड़ेगी कि हम वास्तव में कितने लोग हैं और कितना हम जो है क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी हम रूपरेखा तैयार करेंगे, मैं आपको बताऊं। और इसमें एक डिपार्टमेंट संघर्ष नहीं कर पाएगा। हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर छेड़ने वाले हैं। अगर सरकार समय रहते जो है, इसके लिए हम स्टेट हाउस भी बुलाने वाले हैं। अगर सरकार समय रहती इस बात को नहीं समझती है, हम सरकार से बहुत कुछ नहीं मांग रहे। सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है। सरकार की परिस्थितियां हैं, कुछ डिजास्टर, कुछ और चीजें हैं, वो अब आज नहीं है, पहले से चलती आई है। पर कर्मचारियों को ये कह के बता देना कि आपको हमने पेंशन दे दी तो कुछ नहीं देंगे, ये मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कब तक इकट्ठे होंगे आप लोग? कोई टाइम रखा आपने भी, या सरकार की तरह ही जब स्थिति ठीक होगी तभी? देखिए, हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक है। हम बहुत जल्दी इसी महीने जो है एक बैठक करने वाले हैं, और उसके बाद हम अगली आपके साथ जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उसमें अगली रूपरेखा हमारी तैयार होगी। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री से भी एक बार बात करेंगे कि ये नाराजगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, ये नाराजगी HRTC की है, ये नाराजगी सभी कर्मचारियों की है। आपस में रहते उनको थोड़ा सा सुने समझे। अब जिस तरह आपने देखा होगा भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कुछ मुद्दे हल हुए। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे साथ, हिरल वर्मा जी, उनके खिलाफ जो चार्जशीट बनी थी वो उसको सरकार ने, और एक लोकेश जी उनके जो चेयरपर्सन थे, उसको सरकार ने दबाव में आके वापसी लिया है। उसका हम स्वागत करते हैं। तो जहां संघर्ष होता है, जहां कर्मचारी इकट्ठा होता है, तो वहां जो है सारी चीजें जो है अनुकूल होती हैं। तो इसलिए संघर्ष से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आह्वान आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का भी कर रहा हूँ कि डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सच्चे हैं, सही जगह है, आप संघर्ष करना जानते हैं, तो संघर्ष का फल जो है जरूर मीठा होता है। इसलिए आपको संघर्ष से ही सब कुछ मिला है। डर का आपका मतलब ये जो सचिवालय में आंदोलन हुआ तो क्या डर गए? देखिए, वो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उनका आंदोलन थोड़ा सा वो जो है वो ट्रैक से बाहर हो गया था, शायद इसीलिए वो आंदोलन ठंडा हो गया, और हमने उसको सुलझाने का प्रयास भी किया। आपको बताऊं, मैं हमने बार बार मुख्यमंत्री से मिलकर जो है इस बात को कहा कि कर्मचारी है, आपका परिवार है, सचिवालय आपका घर है, आपको उनसे बात करें। और मुख्यमंत्री जी उनको सुनने को तैयार नहीं थे उस बात को। पर हमने बहुत बार उस बात को, मैंने वर्मा जी ने इस बात को एड्रेस किया है। कोई इस बात को माने ना माने, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, पर हमने बहुत मध्यस्थता करने का प्रयास किया। किसी और संगठन ने मध्यस्थता ना तो की, और ना ही वो संघर्ष के लिए उनके साथ खड़े हुए। पर वो भी एक वक्त था कि हमें संघर्ष करना चाहिए था, वो सही समय था, और उसमें सबको इकट्ठा होकर बात करनी चाहिए थी। पर लेकिन उनका दायरा सीमित था सचिवालय का, उन्होंने और संगठनों को नहीं जोड़ा, वो उनका एक ड्रॉबैक रहा, और पर्सनल अटैक शुरू हुए, वो खामियाजा उनको भुगतना। पर आज भी हम उनके साथ हैं। हर तरह से कर्मचारी है तो कर्मचारियों की भावनाओं के साथ हम खड़े हैं। धन्यवाद।